तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र आज आपके सामने एक और टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों ये काफी ज्यादा संवेदनशील और महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों आपने 2020 में भारत चीन के बीच में हुए गलवान घाटी में खुले संघर्ष के बारे में जरूर सुना होगा। साथ ही आपको हाल ही में हुए 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के बीच में हुई झड़प के बारे में भी पता होगा। तो दोस्तों जानते हैं कि चीन और भारत के बीच में ये झड़पें की लड़ाई बार बार क्यों होती रहती है, क्यों इस तरह की गतिविधियां हमारे सामने आती रहती हैं। दोस्तों प्राचीन काल से ही चीन और भारत के बीच में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंध रहे। चीन के लोग बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा लेने के लिए नालंदा एवं तक्षशिला आते थे, क्योंकि उस समय यह विश्व में काफी ज्यादा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। दोस्तों हम बात करते हैं भारत और चीन के बीच के ऐतिहासिक संबंध की। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि पहले प्रधानमंत्री रह चुके जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के बीच में काफी दोस्ताना रिश्ते थे। 1954 के बाद नेहरू और लाई के बीच में एक बहुत ही ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसको हम पंचशील समझौते के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई नारे का पुरजोर से समर्थन किया। दोस्तों आप समझते हैं कि भारत और चीन के बीच में ये जो समझौता था, पंचशील समझौता, वो था क्या? दोस्तों आपको बताते चले कि भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर की सीमा रेखा है। भारत चीन की अंतरराष्ट्रीय रेखा को 1914 में ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चीन ने मिलकर तैयार किया था, जिसे हम मैकमोहन लाइन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इस रेखा को चीन ने कभी भी स्वीकार नहीं किया और वो हमेशा से इसके विपक्ष में था। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 1947 में भारत आजाद हुआ और इसके ठीक 2 साल बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ और चीन एक साम्यवादी देश बना। 1950 को चीन ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। भारत और चाइना के बीच में एक स्वतंत्र देश जिसका नाम तिब्बत था, चाइना ने उसमें अटैक किया और उसे अपने अधीन कर लिया। इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ने वाला था दोस्तों, क्योंकि तिब्बत के साथ भारत के भी बॉर्डर्स लगे हुए थे। दोस्तों ये बॉर्डर्स उत्तराखंड से लेके नॉर्थ ईस्ट तक लगे हुए थे। तिब्बत पर चीन के कब्जे ने नए सवाल पैदा कर दिए। तिब्बत पर चीन के आक्रमण एवं कब्जे के बाद भी जवाहरलाल नेहरू एकदम शांत रहे, एकदम मौन रहे। उन्होंने सीमा विवाद के बारे में, सीमा के बारे में बात करना भी उचित नहीं समझा। उनकी राय थी कि जब तक चीन सामने से खुद ये मामला नहीं उठाता, तब तक उनसे बात करना उचित नहीं है। उसके बाद उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को एक चिट्ठी लिखी और उनको ये बताया कि चीन भारत पर असम के कुछ क्षेत्रों पर नजरें गड़ाए हुए हैं और उन्हें इस बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर साफ था कि चीन भारत को धोखा देने की फिराक में था। दोस्तों इसके बाद भारत और चीन के बीच में ऐतिहासिक पंचशील समझौता हुआ 24 अप्रैल 1954 को। बेसिकली समझौते पे कहा गया था कि दोनों देश ना ही एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे, ना ही एक दूसरे के आंतरिक मामले पे हस्तक्षेप करेंगे और शांति से रहकर एक दूसरे की अखंडता एवं संप्रभुता की सम्मान करेंगे। शुरुआत में यह समझौता काफी फायदेमंद लग रहा था भारत के लिए। सभी लोग इस समझौते की तारीफ कर रहे थे। एक मिसाल पेश हो गई थी कि भारत चीन जैसे बड़े देशों ने आपस में मित्रता के लिए एक कदम उठाया है। इसके कुछ समय बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचनाएं शुरू हो गई। लोग इस फैसले पर सवालिया निशान उठाने लगे। इसका सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि 1904 के एंग्लो तिब्बतियन संधि के बाद भारत को तिब्बत के संबंध में जो भी अधिकार मिले थे, इसके बाद वो अधिकार भारत को छोड़ने पड़े। 1956 के नवंबर महीने में एक और बड़ी घटना हुई दोस्तों। तिब्बत के धर्मगुरु कहे जाने वाले दलाई लामा चीन की नीतियों से परेशान होकर भारत के पास शरण लेकर आए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया। 1957 के सितंबर महीने में चीन के एक अखबार ने, जो कि काफी प्रसिद्ध अखबार था वहां का, पीपल्स डेली, उसने ये प्रकाशित किया सिकियांग से तिब्बत के बीच में एक सड़क का निर्माण कर रहा है। यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़े झटके देने वाली खबर थी, क्योंकि भारत का ये जो इलाका है वो अक्साई चीन वाला इलाका था और भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इस जगह पर कोई सड़क बने। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर चीन भारत पर दबाव बनाने की फिराक में था और यह भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दोस्तों ये वही दौर था जब चीन के खिलाफ तिब्बत में बगावत हो गई और दलाई लामा
दोबारा पहुंचे जवाहरलाल नेहरू के पास और इस बार जवाहरलाल नेहरू खुद दलाई लामा को मिलने के लिए पहुंचे 24 अप्रैल 1959 को, जिसके बाद उन्होंने दलाई लामा को भारत में शरण दी। इसके बाद इस घटना से चीन पूरी तरह बौखला गया। दलाई लामा को शरण देना चीन को बिल्कुल भी रास नहीं आई और इसने भारत चीन के बीच के जो रिश्ते हैं उसमें कड़वाहट और ज्यादा घोल दी। 1954 में जो पंचशील समझौता था उसकी अवधि भी अब समाप्त होने वाली थी, क्योंकि ये समझौता सिर्फ 8 साल का था। दोस्तों, ये समझौता खत्म होने के तुरंत बाद यानी कि 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, पर अफसोस भारत को हार का मुख झेलना पड़ा। अभी भी जैसा कि आप देखते हो दोस्तों, भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद सामने आते रहते हैं। हमारे बीच में और उनके बीच में झड़पें होती रहती हैं और भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देता रहता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे हमने बात की कि भारत और चाइना के बीच में कैसे संबंध बिगड़े और अभी के ताजा हालात क्या हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह के टॉपिक्स मेरे पसंद आते हैं और इसी तरह की जानकारियां, किस्से, कहानियां अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, अगले टॉपिक में, अगले विषय में। तब तक के लिए जय हिंद।